एपिसोड 28 सच की तलाश। वैद्य देव दत्ता की बात सुनकर प्रेम को एक आशा की किरण दिखाई देती है। प्रेम उत्साहित होते हुए वैद्य देव दत्ता से पूछता है, वैद्य जी वह कौन सी जगह है जहां से मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा वापस लौट सकती है। प्रेम को इतना उत्साहित देखकर वैद्य देव दत्ता एक लंबी सांस लेते हुए प्रेम से कहते हैं, राजकुमार प्रेम वह जगह देव आध्यात्मिक गुफा है। लोग कहते हैं कि वहाँ पर देवताओं की आध्यात्मिक ऊर्जा है, लेकिन वह गुफा कहाँ है यह किसी को नहीं पता है। और जो लोग भी उस आध्यात्मिक गुफा की खोज में गए थे उनमें से आज तक कोई भी वापस नहीं आया है। इतना कहकर वैद्य देव दत्ता साथ हो जाते हैं। प्रेम वैद्य देव दत्ता की बात सुनकर प्रेम खुद से कहता है, देव आध्यात्मिक गुफा। इससे पहले प्रेम वैद्य देव दत्ता से आगे कुछ कहता एक भारी आवाज सभी को सुनाई देती है, मैंने आप सभी को यहाँ पर दो कारण से बुलाया है। यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि महाराज की थी, जो अपने सिंहासन से खड़े होकर यह सब हक रहे थे। महाराज को खड़ा देखकर बाकी सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं, सिवाय प्रेम और वैद्य देव दत्ता को छोड़कर। वैद्य देव दत्ता उम्र में महाराज से बड़े थे और दूसरी बात उनका पद भी महाराज के बराबर का था। रही बात प्रेम की, तो प्रेम के ना खड़े होने पर किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि प्रेम हमेशा से उदास और चुप रहने वाला व्यक्ति था। लेकिन यह बात किसी को नहीं पता थी कि आज प्रेम जानबूझकर खड़ा नहीं हुआ था। महाराज प्रेम को बैठे देखकर एक गहरी सांस लेते हैं और आगे कहते हैं, पहली बात, मैं अपने सबसे बड़े बेटे सचकुमार संजय का विवाह सेनापति दीना प्रसाद की बेटी देवकला से तय कहता हूँ। महाराज के इतना कहते ही महाराज को खुश करने वाले लोग महाराज और राजकुमार संजय को बधाई देने लगते हैं। यह देखकर महाराज के चेहरे पर एक विजय मुस्कान आ जाती है। यह सब देखकर वैद्य देव दत्ता एक लंबी सांस लेते हुए कहते हैं, भगवान का धन्यवाद कि मैंने सेनापति से अपने संबंध नहीं बढ़ाए। वैद्य देव दत्ता की बात सुनकर प्रेम ना समझी में पूछता है, वैद्य जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। प्रेम की बात सुनकर वैद्य देव दत्ता एक पल प्रेम को देखते हैं, फिर कहते हैं, एक बार सेनापति ने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैंने उकना एहसान उतारने के लिए उनकी बेटी का उपचार मुफ्त में करना चाहता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि सेनापति इतने चालाक होंगे कि अपनी बेटी को आपसे विवाह मना करवा के राजकुमार संजय से कर देंगे। इतना कहकर वैद्य देव दत्ता प्रेम को देखने लगते हैं कि उसे इस बात से कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं, लेकिन प्रेम तो शांति से बैठकर चाय पी रहा था। प्रेम को इतना शांत देखकर वैद्य देव दत्ता मुस्कुराते हुए प्रेम से कहते हैं, सेनापति और उनकी बेटी दोनों पागल है, जिन्होंने हीरे को छोड़कर एक पत्थर को चुन लिया है। वैद्य देव दत्ता की बात सुनकर प्रेम बस मुस्कुरा देता है। प्रेम का मानना था कि हर इंसान को अपने जीवन साथी के चयन का अधिकार होना चाहिए। वैसे भी प्रेम अपनी पुरानी दुनिया में सिंगल था और यहाँ भी इसी वजह से प्रेम को यह सारी चीजें कुछ खास पसंद नहीं थी। बहुत सारे लोगों से बधाई लेने के बाद महाराज सबको शांत करते हुए कहते हैं, आप लोग साथ हो जाइए, यह बात हमारे राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतना कहकर महाराज राजकुमार संजय, राजकुमार तेजस और राजकुमार प्रेम प्रताप को ऊपर आने का आदेश देते हैं। राजकुमार संजय और तेजस दोनों पहले से महाराज के पास खड़े थे, केवल प्रेम को महाराज के पास जाना पड़ रहा था। प्रेम अपनी जगह से खड़ा होता है और चुपचाप दोनों राजकुमार के पास आकर खड़ा हो जाता है। तीनों राजकुमारों के साथ खड़ा देखकर महाराज आगे कहते हैं, हर साल शक्ति प्रदर्शन प्रतियोगिता होती है, लेकिन इस बार की शक्ति प्रदर्शन प्रतियोगिता हर बार से काफी अलग होगी, क्योंकि इसके शक्ति प्रदर्शन प्रतियोगिता के विजेता को राज्य का अगला महाराज घोषित किया जाएगा। शक्ति प्रदर्शन प्रतियोगिता जो 2 माह बाद होने वाली थी, वह प्रतियोगिता आज से ठीक 7 दिन बाद होगी। इतना कहकर महाराज प्रेम की तरफ देखते हुए कहते हैं, राजकुमार प्रेम अभी तक आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत नहीं हुई है।
और बिना आध्यात्मिक ऊर्जा के आप पंच तत्वों को भी सिद्ध नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपके पास केवल 6 दिन है अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत करने के लिए। महाराज की यह बात सुनकर नीचे खड़े लोगों के बीच बातें शुरू हो जाती है। एक आदमी धीरे से कहता है, सच में महाराज ने राजकुमार प्रेम को एक कठिन परिस्थिति में डाल दिया है। आदमी की यह बात सुनकर एक और दूसरा आदमी कहता है, आध्यात्मिक शक्ति जागृत करने के लिए इंसान को काफी लंबे समय तक साधना करनी पड़ती है और ध्यान लगाना पड़ता है, लेकिन महाराज ने राजकुमार प्रेम को केवल 6 दिन में अपनी आध्यात्मिक शक्ति जागृत करने का आदेश दे दिया है। यह तो राजकुमार प्रेम के साथ नाइंसाफी है। लोगों की बातें सुनकर महाराज कुल गुरु को देखकर कुछ इशारा करते हैं। महाराज के इशारा करते ही कुल गुरु सभी को शांत करते हुए कहते हैं, आप लोग शांत हो जाइए। महाराज ने यह निर्णय बहुत सोच समझ कर दिया है। राजकुमार प्रेम ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को कभी जागृत नहीं किया था और महाराज चाहते हैं कि वह जल्द से जल्द अपनी आध्यात्मिक शक्ति जागृत करके एक सक्षम इंसान बन जाए। यह बात सुनते ही एक आदमी धीरे से कहता है, यह बात सच है। राजकुमार प्रेम ने कभी भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति जागृत नहीं की है। क्या पता महाराज के इस निर्णय के बाद राजकुमार प्रेम अपनी आध्यात्मिक शक्ति जागृत करके एक अच्छे योद्धा बन जाए। आदमी के ऐसा कहते ही एक दूसरा आदमी धीरे से कहता है, राजकुमार संजय और राजकुमार तेजस दोनों आध्यात्मिक गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी आध्यात्मिक शक्ति और पंच तत्वों की साधना हो जाती है। लेकिन राजकुमार प्रेम को महाराज ने कभी किसी गुरुकुल में नहीं भेजा है। बिना गुरु की सहायता के राजकुमार प्रेम अपनी आध्यात्मिक शक्ति कैसे जागृत करेंगे? दोनों आदमियों की बात सुनकर एक तीसरा आदमी कहता है, तुम लोग अपना मुंह बंद करो। अगर महाराज ने यह सब सुन लिया तो वह हमें जान से मार देंगे। आदमी के ऐसा कहते ही दोनों लोग अपना मुंह बंद करके खड़े हो जाते हैं। महाराज और प्रेम दोनों का ध्यान इन्हीं बातों की तरफ था। महाराज एक नजर प्रेम को देखते हैं, फिर तेज आवाज में कहते हैं, मैंने अपना फैसला सुना दिया है। आज से ठीक 7 दिन बाद तीनों राजकुमारों के बीच शक्ति प्रदर्शन की प्रतियोगिता होगी। जो राजकुमार इस प्रतियोगिता को जीतेगा वही किस राज्य का अगला महाराज होगा। इतना कहकर महाराज शांत हो जाते हैं। महाराज की बातें सुनकर प्रेम समझ चुका था कि महाराज उसके साथ खेल खेल रहे हैं। महाराज लोगों के सामने प्रेम को अपनी आध्यात्मिक शक्ति जागृत करने का मौका दे रहे थे, ताकि प्रेम जब असफल हो जाए तब महाराज आराम से यह कह सके कि प्रेम की असफलता के बाद उसे अगला महाराज नहीं बनाया जा सकता है। प्रेम महाराज की कही हुई बातों के पीछे का मतलब तो समझ रहा था, लेकिन वह कुछ कहता नहीं है बस चुपचाप नीचे उतरकर वैद्य देव दत्ता के पास बैठ जाता है। प्रेम के बैठते ही वैद्य देव दत्ता प्रेम से पूछते हैं, राजकुमार प्रेम, अब आप आगे क्या करेंगे? महाराज ने आपको 6 दिन का समय दिया है अपनी आध्यात्मिक शक्ति जागृत करने के लिए। वैद्य देव दत्ता की बात सुनकर प्रेम उन्हीं से एक सवाल करते हुए कहता है, वैद्य जी, क्या देव आध्यात्मिक गुफा 6 दिन के भीतर मेरी आध्यात्मिक शक्ति जागृत कर सकती है? प्रेम की बात सुनकर वैद्य देव दत्ता संकोच में कहते हैं, राजकुमार प्रेम, आज तक उस गुफा के बारे में केवल लोगों के मुंह से एक अफवाह सुनी है। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि कोई उस गुफा से अपनी आध्यात्मिक शक्ति जागृत करके वापस आया हो। वैद्य देव दत्ता की बात सुनकर प्रेम समझ जाता है कि उन्हें इस गुफा के बारे में ज्यादा नहीं पता है, इसीलिए वह इस बात को वहीं पर खत्म कर देता है। प्रेम ने अभी अपनी बात खत्म करी ही थी कि महाराज सभी से हाथ जोड़कर वहां से जाने लगते हैं कि तभी एक साफ और तेज आवाज सभी को सुनाई देती है, महाराज, मैंने नहीं सोचा था कि आप अपने पुत्रों में इतना भेदभाव करते हैं। इस आवाज को सुनकर महाराज के साथ साथ वहां पर मौजूद सभी लोग उस दिशा की तरफ देखने लगते हैं जहां से आवाज आई थी। प्रेम भी उसी दिशा की तरफ देख रहा था। वहां पर और कोई नहीं, सुमति थी जो अपनी आंखों में सवाल लेकर महाराज की तरफ देख रही थी। सुमति की बात सुनकर महाराज और बाकी सभी लोग हैरानी से सुमति की तरफ देखने लगते हैं।
सुमति की बात पर महाराज को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वह सुमति को कुछ कह नहीं सकते थे। सुमति उस राज्य के एक धनी परिवार की बेटी थी और महाराज उस परिवार के किसी भी सदस्य को नाराज करना नहीं चाहते थे और न यह चाहते थे कि सुमति की वजह से महाराज और उसके परिवार के रिश्ते खराब हो जाए। इसलिए सुमति की बात पर महाराज अपने गुस्से को शांत करते हुए कहते हैं, सुमति आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? इधर महाराज ने सुमति से यह पूछ तो लिया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सुमति आगे जो कहने वाली है उससे उनके सामने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। प्रेम जो दूर बैठकर सब देख रहा था, वह मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, बहुत अच्छे सुमति, अगर आज तुमने मेरा काम कर दिया तो मैं तुम्हें इसका अच्छा इनाम दूंगा। इधर महाराज की बात सुनकर सुमति बिना किसी हिचक के महाराज से कहती है, महाराज कुछ सालों पहले राजकुमार प्रेम प्रताप पर एक लड़की ने आरोप लगाया था कि राजकुमार प्रेमी ने उससे दुष्कर्म किया है, लेकिन आपने बिना राजकुमार प्रेम की बात सुन उन्हें महल से बाहर निकाल दिया और इस बात की पुष्टि भी नहीं की कि वह लड़की सच कह रही है या झूठ। सुमति की बात सुनकर महाराज के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। वह अच्छे से जानते थे कि इसमें गलती प्रेम की नहीं बल्कि उनके बेटे राजकुमार तेजस की थी, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र मोह में आकर राजकुमार तेजस की इस गलती को नजरअंदाज कर दिया था और राजकुमार प्रेम प्रताप को बिना उसकी बात सुने महल से बाहर निकाल दिया था। महाराज को नहीं लगा था कि कोई राजकुमार प्रेम को इंसाफ दिलाने के लिए उनसे इस सवाल का जवाब मांगेगा। वहाँ पर खड़े सभी लोग इस बारे में बातें कर रहे थे। उन सभी को पता था कि कैसे कुछ सालों पहले एक लड़की ने महाराज के दरबार में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उसने कहा था, महाराज राजकुमार प्रेम प्रताप ने मेरे साथ दुष्कर्म किया है, मुझे इंसाफ चाहिए। जिसके बाद महाराज ने राजकुमार प्रेम प्रताप को महल से बाहर निकाल दिया था, लेकिन आज इतने सालों बाद वह बात फिर से सबके सामने आई थी। महाराज अपने गुस्से को शांत करते हुए सुमति से कहते हैं, सुमति, जिस लड़की ने राजकुमार प्रेम पर आरोप लगाया था उसकी गवाही सबसे अहम थी और मैंने उसी की बात सुनकर राजकुमार प्रेम को दंड दिया था। क्या मैंने गलत किया? महाराज की बात सुनकर सुमति एक उपवास भारी हंसी हंसते हुए कहती है, महाराज, एक इंसान के कहने पर आपने राजकुमार प्रेम को दंड दे दिया था, लेकिन आपने कभी इस सच के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। सुमति की बात सुनकर महाराज समझ चुके थे कि आज उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। महाराज फिर से अपनी बात को रखते हुए कहते हैं, सुमति, जो हो चुका है उस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। इस वक्त वह लड़की भी यहाँ नहीं है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि राजकुमार प्रेम निर्दोष है? महाराज की बात सुनकर सुमति आगे कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी एक साफ और गंभीर आवाज आती है, महाराज, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस लड़की ने मुझ पर आरोप लगाया था वह इस समय यहीं पर है। इतना कहकर प्रेम एक लड़की को सबके सामने खड़ा कर देता है। अभी तक राम सहाय ने उस लड़की को अपने पीछे खड़ा कर रखा था ताकि किसी की नजर उस पर ना पड़े, लेकिन प्रेम की बात सुनकर वह लड़की को आगे धक्का दे देता है। लड़की सबके सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह इस समय काफी डरी हुई है। लड़की को देखकर महाराज, राजकुमार तेजस और राजकुमार संजय तीनों के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। वह लोग अच्छे से जानते थे कि अगर आज इस लड़की ने सबके सामने सच कह दिया तो राजकुमार तेजस के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यह सोचकर राजकुमार संजय तुरंत लड़की के पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, बताओ आखिर सच क्या है? क्या तुमने राजकुमार प्रेम पर झूठा आरोप लगाया था? इतना कहकर राजकुमार संजय लड़की के कान में धीरे से कहता है, अगर तुमने सच बताया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूंगा। राजकुमार संजय की बात सुनकर लड़की अपना सर नीचे कर लेती है। उसके सामने इस वक्त दो रास्ते थे। पहला, राजकुमार संजय की बात मानकर प्रेम को फिर से झूठा साबित कर दे और दूसरा, राजकुमार प्रेम का साथ देकर वह अपने परिवार और खुद की जान की भीख मांग ले। लड़की को इस वक्त सबसे अच्छा तरीका राजकुमार प्रेम का साथ देना लग रहा था।
प्रेम लड़की के पास ही खड़ा था और उसने राजकुमार संजय की बात भी सुन ली थी, लेकिन उसे बस यह देखना था कि लड़की अपना फैसला किसके पक्ष में करती है। प्रेम शांति से चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहता है और लड़की के फैसला लेने का इंतजार करने लगता है। सुमति जो प्रेम को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रही थी, वह भी प्रेम के साथ उस लड़की को देखकर हैरान हो जाती है। उसे लगा था कि आज वही अकेले राजकुमार प्रेम को न्याय दिलाएगी, लेकिन राजकुमार प्रेम खुद अपने बेगुनाही के सबूत लेकर आ गए थे। सुमति को काफी अच्छा लग रहा था कि प्रेम अपने आप को साबित करने के लिए प्रयास कर रहा है। सुमति दूर खड़े होकर ही लड़की की तरफ गुस्से से देखते हुए कहती है, महाराज और यहाँ पर मौजूद सभी को सच सच बताओ कि राजकुमार प्रेम ने तुम्हारे साथ दुष्कर्म किया था या नहीं। महाराज भी केवल दिखावे के लिए लड़की से कहते हैं, बताओ क्या तुमने राजकुमार प्रेम के ऊपर गलत इल्जाम लगाया था। टू बी कंटिन्यूज, प्लीज लिसन मोर टू द नेक्स्ट एपिसोड.